So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do essay 200, right? इस वीडियो में हम करेंगे क्या कि जो essay 200 है उसका पर्टिकुलर हम पूरे essay का रिवीजन करेंगे एंड साथ ही साथ देन उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। रही बात है डिस्कशन की, तो क्वेश्चन का डिस्कशन हम पढ़ते पढ़ते भी करेंगे कि देखो ये पॉइंट पढ़ा है, इस पर क्वेश्चन है, ठीक है। और एंड में जो है सारे क्वेश्चन को भी एक बार मैं गो थ्रू करवा दूँगा, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी essay 200 के नोट्स है वो ऐसे 200 के नोट्स लेकर बैठो और साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी लेकर बैठो, ठीक है। मोस्ट प्रेफर्ड ये है कि अगर आप पंकज गर्ग सर के जो है स्कैनर और क्वेश्चंस लेकर बैठोगे या चार्ट लेके बैठोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये जो नोट्स है ये नोट्स उनके बेसिस पे बने थे। देन उसके बाद 2-3 दूसरी फैकल्टीज़ को भी पढ़ा था और ले देकर जो है एक कंपाइल्ड फिर खुद के एक नोट्स बना लिए थे जिसमें सब चीज़ों का जो है क्रक्स और सब चीज़ों का जो है जो भी जगह से भी इंपॉर्टेंट लग रहा था सब इधर पुट कर दिया, राइट। और आपको यही करना है कि आप अपने नोट्स या कुछ लेकर बैठो और साथ ही साथ ये जो है हम इसको पढ़ेंगे और इसके साथ जो है हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और रही बात है तो ऐसे 200 में क्या क्या पढ़ रहे हैं हम, तो ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर राइटिंग समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। मैं क्योंकि मैं स्पेल भी करूँगा, तो जब स्पेल करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम जो है इंडेक्स में देखें तो 9 पॉइंट है, ठीक है। तो ज़्यादा हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, एक रिलेवेंट स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ेंगे। अब ऐसे 200 क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, ठीक है। कि एक ऑडिटर है उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर और फिर ऑडिट कंडक्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। तो एक तो बाहर से बात कर दी कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, फिर अंदर घुस के बोल रहे हैं कि ऑडिट करना है एज पर ऐसे। तो एक तरीके से ऐसे ही होगा कि देखो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे कि ब्रॉडली बता दिया कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है एंड साथ ही साथ जो है ऑडिट जो है कंडक्ट हो रहा है एज पर दी ऐसे, राइट। तो पहला है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या है। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। और रीजनेबल एश्योरेंस बोला, एब्सोल्यूट नहीं बोला है। तो ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल जो है क्या वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो बात किसकी कर रही है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल क्या फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से हो या एरर से हो, ठीक है। तो ले दे के एक एश्योरेंस लेना है पॉजिटिविटी के रिस्पेक्ट में कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो फ्री है, क्या वो सही है, क्या वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, भले वो फ्रॉड या एरर से हो, राइट। तो एक रीजनेबल एश्योरेंस ले लो। तो उससे क्या होता है कि एक बार उनको रीजनेबल एश्योरेंस मिल गया, ठीक है, देयर बाय विच इनेबल ऑडिटर, फिर ऑडिटर इनेबल हो जाता है कि अब चलो एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर देते हैं ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद FRF। कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में बने हैं और एज पर दी FRF बने हैं कि नहीं बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक रीजनेबल एश्योरेंस ले लो, फिर उसका हम जो है ओपिनियन एक्सप्रेस कर देंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो प्रिपेयर्ड हुए हैं सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में, मतलब सारी मटेरियल चीज़ें हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड विथ एप्लीकेबल FRF, तो भैया FRF भी है, ठीक है। तो एक रीजनेबल एश्योरेंस लिया विच इनेबल, रीजनेबल एश्योरेंस लेने के बाद विच इनेबल ऑडिटर, वो ऑडिटर जैसा रहता है ना, इनेबल कर देता है ऑडिटर को कि एक ओपिनियन दे देते हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड जो है एप्लीकेबल FRF, एज पर एप्लीकेबल FRF। तो एक हमने क्या पढ़ा कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, देन फिर बात आती है टू रिपोर्ट। तो टू ऑब्टेन और टू रिपोर्ट, एक रीजनेबल एश्योरेंस हमने ऑब्टेन कर लिया, फिर बात आती है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करेंगे एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द ऐसे, और कम्युनिकेट करेंगे एज रिक्वायर्ड बाय द ऐसे इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर फाइंडिंग। तो ऑडिटर फाइंडिंग के अकॉर्डिंग जो है हम कम्युनिकेट करेंगे और ऐसे का पालन करेंगे, ठीक है। तो रीजनेबल एश्योरेंस भी ऑब्टेन करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्टिंग भी करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे एज पर दी ऐसे अबाउट द ऑडिटर फाइंडिंग कि देखो ये फाइंडिंग थी और मैंने ऐसे के मुताबिक जो है ये फाइंडिंग थी, ये ऐसे के मुताबिक मैंने आपको रिपोर्ट करा, ठीक है। तो रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, हम रिपोर्ट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे ऐसे के मुताबिक जो भी हमने फाइंडिंग्स थे, ठीक है। अब देखो तो अब इस स्टैंडर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट यह है कि एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑडिटर हैज़ टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। अब एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, मतलब कि एथिकल रिक्वायरमेंट में जो है इंडिपेंडेंस नहीं आता, राइट। तो ऑडिटर को एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना चाहिए। अब एथिकल रिक्वायरमेंट में इंडिपेंडेंस इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, अगर उसको अलग से इंक्लूड करा है, एथिकल रिक्वायरमेंट में इंडिपेंडेंस नहीं आता तो फिर क्या आता है, IOCPC
अब IOCPC क्या है, जो कोड ऑफ एथिक्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दे के रखे वो एथिकल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर, IO ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो IOPCP ऐसा है कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े, ये तो आपको फॉलो करनी है। तो एज एन ऑडिटर आपको ये फॉलो करना है। तो जो दो चीज़ें जो लगती है कि भैया ऐसे में होनी चाहिए पर ये एथिकल रिक्वायरमेंट में होनी चाहिए पर वो नहीं है, जैसे कि इंडिपेंडेंस नहीं आता है और साथ ही साथ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं आती, इसको हम जो है अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जो है इसमें जो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ेंगे। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन एंड हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड क्या है? ऑफ बीइंग अलर्ट, कि जो भी कंडीशन मिले या जो भी बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन, जो भी कंडीशन दिख रही मैं अलर्ट रहूँ, एंड हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड। मतलब वो जो होता है ना, कुछ तो गड़बड़ है, वो कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि इट्स एन एटीट्यूड ऑफ बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन, ठीक है, एंड हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड। अब पॉइंट ये है कि अलर्ट रहना है किसी कंडीशन पे। तो कौन सी कंडीशन पे? वो कंडीशन जो इंडिकेट करता है एक पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। यार ये कंडीशन है, ये कंडीशन इंडिकेट कर रहा है कि पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है, चलो अलर्ट हो जाते हैं इस कंडीशन पे। ये कंडीशन ना मेरे को गड़बड़ लग रही है, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ये बता रहा है, ठीक है, तो इस पर अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है, वो पूछेंगे फिर इसके बारे में। तो बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन, फिर कंडीशन की बात करिए जो इंडिकेट कर रहा है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, एंड हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है। और साथ ही साथ एक और एंड है, एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग माइंड है, आपको जो भी एविडेंस गैदर होंगे आप उसका क्रिटिकल असेसमेंट करोगे, ठीक है। तो कंडीशन पर अलर्ट होना, क्वेश्चनिंग माइंड होना, एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो आप ओवरलुक और ओवर जनरलाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में नहीं होता है, क्योंकि हमने बोला है कि क्रिटिकल असेसमेंट बोला है, तो ओवरलुक की बात तो नहीं होगी और ओवर जनरलाइजेशन की बात भी नहीं है, ठीक है। पॉइंट ये है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है वो अप्लाई होता है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट में। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अगर रहता है ना, तो इससे जो है रिस्क कम हो जाती है। रिस्क क्या कम हो जाती है? कि आप ओवरलुक नहीं करते हो चीज़ों को, आप ओवर जनरलाइज नहीं करते हो चीज़ों को। तो जो भी सर्कमस्टेंस दिखते हैं, क्योंकि सर्कमस्टेंस इन द सेंस कंडीशन, तो आप उस पर अलर्ट हो, ठीक है, आप ओवरलुक नहीं करते। फिर जो भी कंक्लूजन है, आप कंक्लूजन जो भी ड्रॉ करने हैं तो आप कट टू कट कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, कोई ओवर जनरलाइजेशन नहीं होता। साथ ही साथ जो एजम्पशन लेने हैं तो कोई इनअप्रोप्रिएट एजम्पशंस नहीं होते, ठीक है। तो जब आप इवेल्यूशन ऑफ रिजल्ट या डिटरमाइन कर रहे हो एंटी, तो ऐसे केस में जो है असम्पशंस लिए जाते हैं, जैसे एंटी डिटरमाइन करना तो कुछ असम्पशंस है, एंड जब रिजल्ट इवेल्युएट करना है तो कुछ असम्पशंस है, तो वो असम्पशंस जो है वो इनअप्रोप्रिएट तो नहीं होते। अब मैंने आपको ये बोला कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है कि बीइंग अलर्ट टू कंडीशन, कि जो कंडीशंस बीइंग अलर्ट टू कंडीशन, ठीक है, एंड हैविंग क्वेश्चनिंग माइंड, कि बीइंग अलर्ट टू कंडीशन एंड हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, की कंडीशंस है तो उस पर अलर्ट है, एंड हैविंग क्वेश्चनिंग माइंड। तो पॉइंट ये है कि कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हमको अलर्ट होना चाहिए, कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हमको अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, आप ऑडिट कर रहे हो, आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं, कुछ ऑडिट एविडेंस आपको कॉन्ट्राडिक्टरी मिल रहे हैं। तो देखो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट ऐसे 200 में देखे रखे कि जहाँ पे आपको अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम चारों पॉइंट पढ़ते, फिर हम जो है इसको उससे देखेंगे, किसे स्टोरी से समझेंगे, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ऑडिट एविडेंस आपको जो है कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी मिले, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो खुद ही रिलायबल नहीं है, और कुछ सर्कमस्टेंसेज जब आपको लग रहा है कि एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, एंड कुछ कंडीशंस है जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट दिख रहा है। तो क्या है, ऑडिट एविडेंस को आप गैदर कर रहे हो पर आपको उसको कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिलायबिलिटी नहीं है, मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट है, कुछ ऐसी कंडीशन मिली जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार ये तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट है, और जहाँ पे आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ रहे हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस में, तो ऐसे केस में आपको जो है अलर्ट होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट को याद करने का तरीका क्या है कि देखो, सबसे पहले ऑडिटर जो है डॉक्यूमेंट्स देखता है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी, ठीक है। तो रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट रिलायबल नहीं है तो उधर दिक्कत है, ठीक है, वहाँ पे अलर्ट होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट से वो पता कर रहा है कि ये तो इधर तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो मिस स्टेटमेंट से क्या है दूसरा पॉइंट कि पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट, कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी है मिस स्टेटमेंट की वहाँ पे अलर्ट हो जाओ। फिर मिस स्टेटमेंट दिखा तो उसने अल्टरनेट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाया,
तो सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लग रहे हैं वहाँ पे हमको अलर्ट होना चाहिए। और उसके बाद एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद उसमें ऑडिट एविडेंस गैदर करें, तो जहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं वो देखा जाता है। तो एक स्टोरी से हमने समझा कि डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से हमको मिसस्टेटमेंट पता चला, डॉक्यूमेंट से मिसस्टेटमेंट पता चला तो हमने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाए, देन हमने एविडेंस ऑब्टेन किया। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट से क्या है कि जो है रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर डॉक्यूमेंट से हमको मिसस्टेटमेंट पता चला तो सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी कंडीशन जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, कंडीशन जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट है, और उस मिसस्टेटमेंट के बाद, ठीक है, और हमको जो है उसके बाद सर्कमस्टेंस एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाया, क्योंकि हमको मिस स्टेटमेंट दिखा तो हमने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाया। तो सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगते हैं, ठीक है, और फिर जो है उससे हम एविडेंस गैदर करते हैं। तो अगर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिले तो वो सब चीज़ें जो है 4 पॉइंट इस तरीके से हमने स्टोरी से समझा। अब पॉइंट आता है अगला प्रोफेशनल जजमेंट का। तो प्रोफेशनल जजमेंट, सी प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन करना, प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, प्रोफेशनल जजमेंट मतलब कि एप्लीकेशन करना केटीई का, नॉलेज ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस का, ठीक है, एप्लीकेशन करना। किसमें एप्लीकेशन करना? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई, क्या बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन करना केटीई का, नॉलेज ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस का, कि नॉलेज ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस का एप्लीकेशन कर रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड। तो हर जगह नहीं करना, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में ही इस केटीई का उपयोग करना। तो ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और एथिकल स्टैंडर्ड है, उनकी कॉन्टेक्स्ट में ही जो है मेरे को केटीई का एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो क्या है कि केटीई का जो एप्लीकेशन करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जो है एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और एथिकल स्टैंडर्ड, ताकि जो है मैं इन्फॉर्म जो है डिसीजन ले सकूँ। तो एप्लीकेशन काहे के लिए कर रहा हूँ? ताकि इन्फॉर्म डिसीजन ले सकूँ जो सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक ठीक था, ठीक है, जो सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक अप्रोप्रिएट है। तो जैसे कि एक सर्कमस्टेंसेस है, इन सर्कमस्टेंस के मुताबिक मैंने एप्लीकेशन करा केटीई का, तो एक सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है, तो मैंने उस सर्कमस्टेंस के मुताबिक जो है एप्लीकेशन करा केटीई का, और केटीई का भी एप्लीकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, ताकि मैं इन्फॉर्म डिसीजन ले सकूँ एज पर द गिवन सर्कमस्टेंसेस। तो एप्लीकेशन ऑफ केटीई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैं इसका एप्लीकेशन कर रहा हूँ ताकि मैं इन्फॉर्म डिसीजन ले सकूँ और इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में। अब ऑब्वियसली बात है कि प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो आपको बनती बात है प्लानिंग में भी उपयोग हो रहा है, उसे समझ में भी आ रहा है कि भाई ये प्रोसीजर, ये परफॉर्मिंग में भी इसका जजमेंट का काम पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है कि प्रोफेशनल जजमेंट फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक मुझे जजमेंट लेना पड़ता है, ठीक है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, जो सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक जो ज़रूरी डिसीजन है, जो सही डिसीजन है, वो डिसीजन ऐसे ही लिया जा सकता है कि अगर आप अपना केटीई यूज़ कर रहे हैं उस सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि एरियाज़ कहाँ से, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट तो लग जाते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से सर्कमस्टेंसेस ही है जहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट लग जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट लगते हैं, तो इसका निमोनिक था, तो पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका निमोनिक देखते हैं। सबसे पहले एनटी, जब मेरे को एनटी डिसाइड करना है, ठीक है, तो मेरे को प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा कि एनटी कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि अगर मेरे को मैनेजमेंट के कुछ जजमेंट है, जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट मैनेजमेंट ही करता है ना, तो उसको इवैल्यूएट करना, तो मैनेजमेंट जजमेंट को इवैल्यूएट करना, ठीक है, तो उधर भी ज़रूरत पड़ जाती है इनकी। देन फिर बात आती है मटेरियलिटी की, कि भाई मटेरियलिटी है और कितना मटेरियल होगा, कितना मटेरियल नहीं होगा, मतलब सैम्पल साइज़ डिसाइड करना, ये सब चीज़ें, तो इसमें भी मेरे को प्रोफेशनल जजमेंट का लगता है। और ऑडिट रिस्क, क्या ये ऑडिट रिस्क कम है कि ज़्यादा है, क्या रीजनेबल लेवल पे है कि नहीं है, तो इवैल्यूएट करना ऑडिट रिस्क को, तो उसमें भी जो है मेरे को ज़रूरत पड़ जाती है। देन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट गैदर करे हैं, जो एविडेंस गैदर करे वो सफिशिएंट है कि नहीं है, फिर सफिशिएंट है तो उसको फिर इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करके कंक्लूजन ड्रॉ करो, तो उसको इवैल्यूएट करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, उसकी सफिशिएंसी चेक करना, तो वो सब चीज़ों में भी जो है बनती बात है कि आपको प्रोफेशनल जजमेंट का उपयोग लग जाता है। तो इसका एक निमोनिक था, निमोनिक ये था कि नेमार, ठीक है। तो नेमार क्या होता है? नेमार एक फुटबॉलर है, तो NEMAR, ठीक है, मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ। तो क्या बोला मैंने? नेमार गेटिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो सी नेमार में जो सबसे पहले NE है उसको मैंने नीचे जो है T भी लिख दिया, तो एक तरीके से NT, तो NT इवैल्यूएट करना। फिर M होता है कि मैनेजमेंट जजमेंट इवैल्यूएट करना, ठीक है। एंड फिर M से होता है कि मटेरियलिटी डिसाइड करना। फिर AR से होता है कि जो ऑडिट रिस्क है उस ऑडिट रिस्क को जो है वह देखना कि ऑडिट रिस्क रीजनेबल है कि नहीं है, ठीक है। और एविडेंस सफिशिएंट है कि नहीं है वो इवैल्यूएट करो एविडेंस को, उसके बेसिस पर कंक्लूजन डिराइव करो, तो ये सब चीज़ें देखना, राइट।
तो अपन क्या पढ़े थे, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड में अपन ने पहले एथिकल स्टैंडर्ड समझ लिए कि ये एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल जजमेंट स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, एविडेंस गैदर करना जो है इसकी रिक्वायरमेंट है। तो एविडेंस गैदर करने का मतलब क्या है कि आप एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन अगर आपको करना है, ठीक है, एक रीजनेबल एश्योरेंस, हाँ हल्का फुल्का भी नहीं, एक रीजनेबल लेवल पर अगर आपको एश्योरेंस चाहिए तो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। आपके पास इतने एविडेंस हो, इतने, ठीक है, कि सफिशिएंट हो ताकि आप जो है रीजनेबल एविडेंस ड्रॉ कर सको। तो टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर को सफिशिएंट एविडेंस लेने पड़ते हैं ताकि एक ऑडिट रिस्क जो है एक एक्सेप्टेबल लो लेवल तक चले जाए, ठीक है। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है ऑडिट नहीं हो पाना का, या तो ऑडिट रिस्क बोलते हैं कि ऑडिट गलत कर देने का रिस्क, ठीक है। तो एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए मुझे एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। तो एक ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे ताकि जो है ऑडिट रिस्क एक एक्सेप्टेबल लो लेवल तक चले जाए, ठीक है। अब जब ऑडिट रिस्क एक एक्सेप्टेबल लो लेवल तक चली जाती है तो ऐसे केस में फिर जो है एक ऑडिटर फिर इनेबल हो जाता है, जैसे कि हमने इनेबल पढ़ा था ना, तो ऑडिटर फिर इनेबल हो जाता है कि वो कंक्लूजन ड्रॉ करे, ठीक है, एंड ऑन विच टू बेस द ऑडिटर ओपिनियन, एंड देन इन कंक्लूजन के बेसिस पे ऑडिट ओपिनियन जाता है। तो आपने क्या है कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, आपने एविडेंस गैदर करे, एक ऑडिट रिस्क को एक रीजनेबल लेवल तक लेके आए, लोअर लेवल तक लेके आए, अब आप इनेबल हो गए हो कि आप कंक्लूजन ड्रॉ करके जो है अपना ओपिनियन दे दो। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि रीजनेबल एश्योरेंस में सिंगल डॉट है, सिंगल डॉट में हमको समझना जरूरी है कि रीजनेबल एश्योरेंस बोला है, मैंने एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं बोला है। तो ये इधर लिखा हुआ था कि ये कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, ठीक है। तो एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए आपको जो है एक सफिशिएंट एविडेंस होनी चाहिए। तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर क्वांटम में हो और एक प्रॉपर क्वालिटी में जो है, तो प्रॉपर क्वांटम भी होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस भी होना चाहिए ताकि जो है एक ऑडिट रिस्क जो है लोअर लेवल तक लेकर आ जाओ। तो ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि रिस्क की जो ऑडिटर है वो एक इनअप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे दे, ऑडिट ओपिनियन दे दे। तो ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है कि गलत ऑडिट कर देने का रिस्क। तो रिस्क डेट ऑडिटर एक्सप्रेस, ऑडिटर जो है एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस कर दे, ठीक है। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटेरियली मिसस्टेटेड थे और मुझे और एक रिस्क है कि मैं इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दूँ। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब सही थे और मैं गलत दे दूँ, ये नहीं बोला के रखा है, ये ऑडिट रिस्क नहीं है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत थे और मैं उसको सही बता दूँ, ये ऑडिट रिस्क है। देखो लिखा हुआ है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है और रिस्क है कि ऑडिटर जो है इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस कर दे। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है और मैं उसको सही बता दूँ या इनअप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे दूँ, ये ऑडिट रिस्क है, राइट। और एक ये भी बोला जाता है कि इट्स अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब कि जो रिस्क है, ठीक है, और डिटेक्शन रिस्क मतलब कि डिटेक्ट नहीं कर पाने की रिस्क। तो मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट में नहीं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, ये ऑडिट रिस्क है। क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में ऑब्वियस बात है कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क आता है। तो एक तरीके से रिस्क क्या हुआ कि एक्सप्रेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, ठीक है, कि ऑडिटर ने एक्सप्रेस किया इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, ठीक है, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस्टेटेड थे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही गड़बड़ थी पर ऑडिटर ने इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दिया। फिर फंक्शन की बात करते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क आ जाते हैं, राइट। तो देखो अगर हम देखें तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर पढ़ा अपन ने, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड पढ़े, तो जिसमें हमने एथिकल रिक्वायरमेंट पढ़ा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ा, फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं, इधर प्रोफेशनल जजमेंट आएगा, इधर जजमेंट लिखा था, प्रोफेशनल जजमेंट पढ़ा, फिर एविडेंस गैदर करना, ऑडिट रिस्क, ठीक है। तो एक तरीके से पॉइंट हो गए। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपने इतना भी वीडियो देखा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, राइट। अब आती बात कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, राइट। तो ठीक है, कर देना लाइक, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना, मोटिवेशन ही मिलेगा। क्या बोल रहे हैं हम, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। देखो बनती बात है कि अपने ने ऐसे में क्या पढ़ा था कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर में अपन ने बाकायदा ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये सब हमने देखी। अब कंडक्ट ऑफ ऑडिट की रिक्वायरमेंट जो है ऐसे के मुताबिक होनी चाहिए। अब एक बार इसको समझते हैं कि ऑडिट ऐसे के मुताबिक होना चाहिए। ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ये बोलना ये चाह रहे हैं कि एक ऑडिटर को ऐसे कंप्लाई करना चाहिए, और जब इंटायर ऐसे रेलेवेंट है, ठीक है, तो जब इंटायर ऐसे रेलेवेंट है तो आप कंप्लाई करो। आप कंप्लाई नहीं भी करो, चलो
नहीं करना तो मत करो, पर बनती बात है कि जब आप डिपार्चर कर रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा डिपार्चर। तो जब आपको ऐसे रेलेवेंट लग रहा है तो ऑब्वियस बात है आप ऐसे को कंप्लाई करो, ठीक है। कभी आपने कंप्लाई नहीं करा तो देखो क्या बोल रहे हैं, आप ऐसे कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो सफिशिएंट मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में जो है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में चलो नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में आप एडिशनल प्रोसीजर लगा दो, कुछ ऐसी प्रोसीजर लगा दो, कुछ अल्टरनेट प्रोसीजर लगा दो। जो प्रोसीजर जो है ऐसे के मुताबिक फिट नहीं बैठती है, जो भी है आप अल्टरनेट प्रोसीजर लगाओ, पर एटलीस्ट अपना ऑब्जेक्टिव को तो अचीव करो, ठीक है। तो ऐसे गैदर करो, ऐसे फॉलो करो तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करो तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में आप अल्टरनेट प्रोसीजर लगा के अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। फिर बोला ये भी आता है कि एक ऑडिटर को अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको एसएस के ऑब्जेक्टिव सारे अचीव करने पड़ेंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आप जो है ऐसे के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे हो तो नॉट अचीविंग ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रिवेंट ऑडिटर टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो आप ऐसे के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे हो, इससे के कारण जो है ऑडिटर जो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में आप ऑडिट में अगर ऐसे के ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहे हो तो ऐसे केस में तो आप मॉडिफाई कर दो ओपिनियन या विड्रॉ कर लो, क्योंकि आप अपने ऐसे के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे हो। ऐसे एक ऐसा ऑडिट है, ऐसी सिचुएशन है जब आप अपने ऐसे के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आप ऑडिट से भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केस में या तो आप मॉडिफाई ओपिनियन दे दो, और अगर इनिशियल स्टेज पे ही ऐसा हो गया तो बेटर है कि आप विड्रॉ कर लो, ठीक है। इट्स अ सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ डॉक्यूमेंट कि इसको डॉक्यूमेंट भी करो कि देखो ऐसा है कि ऑडिट में ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे, इसलिए मैं विड्रॉ कर रहा हूँ या मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। फिर रही बात है कि स्कोप ऑफ ऑडिट की कुछ अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल ऐसे 200 में और कवर है कि ऑडिट के स्कोप में क्या होता है कि ऑडिटर सबसे पहले तो ऐसा लिखा हुआ था कि ऑडिटर ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में बने हैं, ठीक है, और एज़ पर दी एफआरएफ बने। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में बने हैं और एज़ पर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑडिट ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। फिर ये भी लिखा हुआ है कि जो ओपिनियन दे रहे हो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में बने हैं, एफआरएस के तहत बने हैं, ठीक है। अब ये तो अपन ने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, अगर आप डेफिनेशन देखो तो कि ऑडिटर ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटेरियल रिस्पेक्ट में बने हैं, एज पर एफआरएफ बने हैं, ठीक है। तो ये ऑडिटर ओपिनियन देता है, ये ऑडिटर ओपिनियन तब देता है जब उसको एक बार रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज अ होल वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल ही फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, भले वो फ्रॉड से हो, एरर से, जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उससे अगर फ्री है, तो ऐसे केस में वो इनेबल हो जाता है ये बताने के लिए कि भैया देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटेरियल रिस्पेक्ट में बने हैं और जो है एज पर ये एप्लीकेबल एफआरएफ बने हैं। पर ये जो आप ओपिनियन दे रहे हो, बनती बात है कि जो आप ये ओपिनियन दे रहे हो, क्या लिखा हुआ है कि ये एक फ्यूचर वायबिलिटी शो नहीं कर रहा कि आपने बोला कि मटेरियल रिस्पेक्ट में नहीं है और एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो ये नहीं बोला है कि ये फ्यूचर में अच्छा है, एंटिटी की फ्यूचर वायबिलिटी नहीं दिखा रहा है, ना तो ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दिखा रहा है, तो ना तो फ्यूचर वायबिलिटी दिखा रहा है, ना तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट दिखा रहा है। वो तो बस यही बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में बन गए हैं और एफआरएफ के मुताबिक बने हैं। वो ना तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस, फ्यूचर वायबिलिटी ये कोई शो नहीं कर रहा है। फिर बात आती है कि जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो ये है कि प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दी एफआरएफ, कि एफआरएफ के मुताबिक प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो और वो भी जो है एफआरएफ के मुताबिक वो फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट हो। फिर अपन ये बोलते हैं कि चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर ली कि प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ और फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा होता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना इन्फॉर्मेशन का, पीपल का, बुक्स ऑफ अकाउंट का, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो है अभी आपने बात करी कि एफआरएफ के मुताबिक जो है प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन होता चाहिए, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। मैनेजमेंट जजमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट चूज़ करना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो मैनेजमेंट जजमेंट इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, मैनेजमेंट जजमेंट इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसी 5 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फिर रही बात है तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट 2 लेवल पे होते हैं। तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट 2 लेवल पे, 2 लेवल देखो, एक होता है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, देखो जो मटेरियल स्टेटमेंट है वो वाया फ्रॉड भी हो सकता है और एरर भी हो सकता है। तो ये किससे हो सकता है फ्रॉड और एरर, और किस तल पे हो सकता है, किस लेवल पे हो सकता है। तो एक असर्शन लेवल पे हो सकता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे हो सकता है। असर्शन लेवल मतलब कि क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर,
क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर लेवल पे हो सकता है, और एक होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे। ठीक है, मतलब कि जब फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक से ज़्यादा असर्शंस में अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा, या जो फिनेंशियल स्टेट जो रिस्क है वो रिस्क का इम्पैक्ट बहुत ही परवेसिव है। तो परवेसिव जिसका इम्पैक्ट है या जो पोटेंशियली बहुत सारे असर्शन पे इफेक्ट करता है, तो एक तरीके से मान लो कि ये फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे इफेक्ट कर रहा है। तो मटेरियल स्टेटमेंट है वो वेदर बाय फ्रॉड और एरर होता है, और फिर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट दो लेवल पे होते हैं। इसके दो कंपोनेंट है, इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल रिस्क ये हो गया, और एक पॉइंट ये है, तो जब आप रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एक असर्शन लेवल पे देखते हैं, ठीक है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट असर्शन लेवल पे जब आपको दिखता है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, तो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर इन लेवल पे दिखता है। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एंटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप असर्शन लेवल पे असेस करते हो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, ताकि आप ये डिटरमाइन करो कि एंटी आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे कितना एंटी आपको होना चाहिए, क्योंकि असर्शन लेवल पे दिक्कत है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट अगर असर्शन लेवल पे दिक्कत है तो इससे जो है एंटी ऑफ एफ पे डिसाइड होता है कि मेरे फर्दर जो ऑडिट प्रोसीजर्स है उसमें एंटी कितना होना चाहिए ताकि मैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकूँ। तो असर्शन लेवल पे जो रिस्क मिलती है इससे एंटी डिटरमाइन होता है और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू गेट SAE। फिर कुछ पॉइंट आता है इनहेरेंट लिमिटेशन के, कि यार देखो ऑडिट रिस्क तो हमको ही पता है कि 0 तक तो रिड्यूस हो नहीं सकता, एंड देयरफॉर जो है ऑब्वियसली बात है कि इधर रीजनेबल एश्योरेंस बोला जाता है, छोटा मोटा एश्योरेंस या एब्सोल्यूट पूरा का पूरा एश्योरेंस की बातें नहीं कर रहे, क्योंकि भाई इनहेरेंट लिमिटेशन तो है। इनहेरेंट लिमिटेशन तो वही नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, कि टाइम का कांस्टेंट है, नेचर ऑफ ऑडिट होता है। ठीक है, तो ऐसे क्या बोलना चाह रहे, ये बोलना ये चाह रहे हैं कि ऑडिटर जो है कंक्लूजन ड्रॉ करता है जब उसे परसुएसिव एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, तो और कंक्लूजन्स परसुएसिव एविडेंस मिले, परसुएसिव एविडेंस से उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ करा, और कंक्लूजन से जो है वो ओपिनियन ड्रॉ करते हैं। तो इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि जो है ऑडिटर जो है ड्रॉ करता है कंक्लूजन ऑन बेसिस ऑफ आफ्टर गेटिंग परसुएसिव एविडेंस। परसुएसिव एविडेंस मतलब कि इतने एविडेंस मिल जाए ताकि ये बोल सके। ठीक है, और फिर देन कंक्लूजन के बेसिस पे ऑडिटर ओपिनियन होता है डिसाइड। तो रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है, लेते हैं, एब्सोल्यूट लेने से रहे, क्योंकि इनहेरेंट कुछ लिमिटेशंस है जिसका ऑडिटर जो है कंक्लूजन देता है परसुएसिव एविडेंस के बेसिस पे। ठीक है, और अब इनहेरेंट लिमिटेशन में मैं आपको बोला कि क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है और इसके कारण जो है रीजनेबल एश्योरेंस से काम चलता है। तो इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले कि फिनेंशियल रिपोर्टिंग, फिनेंशियल स्टेटमेंट, देखो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वहाँ पे जजमेंट भी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, और जजमेंट भी इन्वॉल्व रहता है सब्जेक्ट एज पर द फैक्टर एंड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो क्या लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे जजमेंट, मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल FRF। तो बनती बात है कि अपन बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग एस्टिमेट का उपयोग होता है। फिर ऑडिट प्रोसीजर की बात करें कि ऑडिट प्रोसीजर में ये बोलना चाह रहे हैं कि तो एक तरीके से हम यही बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग एस्टिमेट और मैनेजमेंट के जजमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी बात है कि भैया ऑडिट प्रोसीजर में देखा जाए तो कभी कभी जो है मैनेजमेंट जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, राइट। तो देखो सबसे पहले तो एक मैनेजमेंट की कभी मैनेजमेंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। दूसरी चीज़ भाई कभी ऑडिटर की दिक्कत है कि डिटेक्शन रिस्क रहता है कि ऑडिटर के अप्रोच में भी डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं है कि कुछ उसके सारे रिस्क सही है, सारे उसकी प्रोसीजर सही हो, तो ऑडिट प्रोसीजर हो सकता है कि वही इनफेक्टिव हो। और रही बात तीसरी कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ठीक है, ऑडिटिंग इट्स नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन वेयर ऑडिटर हैज़ टू गो फॉर कंक्लूसिव एविडेंस। परसुएसिव एविडेंस से काम चल जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन होता तो कंक्लूसिव एविडेंस पे आते हैं। तो ऑडिटिंग कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कंक्लूसिव एविडेंस पे जाना नहीं है, परसुएसिव एविडेंस मिल रहा है और एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी नहीं लेना है। तो एक इसका एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो एक तो क्या मैनेजमेंट की गलती कि मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी। दूसरा कि नेचर ऑफ ऑडिट ही ऐसा है कि नहीं, फिर ऑडिटर की गलती क्या भाई डिटेक्शन रिस्क है, वो उसकी ऑडिट की जो प्रोसीजर है वो इफेक्टिव नहीं है। तीसरा कि ऑडिट का नेचर ही ऐसा है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, परसुएसिव एविडेंस से काम चल जाता है, ठीक है। और फिर बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट कि यूज़र का एक्सपेक्टेशन भी मीट करना है, ठीक है। और टू मीट द यूज़र एक्सपेक्टेशन ऑडिटर फॉर्म ओपिनियन विद इन रीजनेबल टाइम। एक ऑडिट करने बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक रीजनेबल टाइम में आपको ऑडिट करके ख़त्म करना है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगे और एक रीजनेबल टाइम में जो है ऑडिट ख़त्म हो जाए।
हैज़ ऑडिटर को टेस्ट चेकिंग तो करनी पड़ेगी, फिर वही बात आ जाती है कि टेस्ट चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड पुटिंग मोर एफर्ट्स टू एरियाज जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज़्यादा है। तो देखो कम समय में जो है ऑडिट भी हो जाए और कॉस्ट भी कम लगे, तो ऐसे केस में जो है जो एरियाज जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हाई है उन एरियाज़ का आप चेकिंग करो। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऑडिट यूज़र के एक्सपेक्टेशन को मीट करना है तो उसको ऑडिट ओपिनियन देना पड़ेगा रीजनेबल टाइम में, इफेक्टिव कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में, और इसलिए ऑडिटर को जो है टेस्ट चेकिंग करनी पड़ेगी। हैज़ ऑडिटर डू टेस्ट चेकिंग, वो टेस्ट चेकिंग करता है। एंड पुटिंग मोर एफर्ट्स टू एरियाज़, और उन एरियाज़ में ज़्यादा एफर्ट देता है जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज़्यादा है। तो एक तरीके से इनहेरेंट लिमिटेशन को समझने का तरीका ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम ऑडिट करते हैं और उस ऑडिट को हमको टाइम पे करना है। तो किस तरीके से हमने इनहेरेंट लिमिटेशन समझ लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम ऑडिट करते हैं। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग एस्टीमेट और मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व होता है। तो ये याद करने का तरीका कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट जजमेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट में अपन ने समझा था कि मैनेजमेंट की एक तो मैनेजमेंट की दिक्कत रहती है कि जो है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, फिर ऑडिटर की दिक्कत रहती है कि वो उसके ऑडिटर की ऑडिट प्रोसीजर इफेक्टिव नहीं रहती, फिर ऑडिट का नेचर ही ऐसा है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है और वो कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस के लिए ज़्यादा नहीं कंक्लूसिव एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक ये पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से जो है इनहेरेंट लिमिटेशन कहाँ से अराइज होते हैं ये हमने देखा। फिर लास्ट में देखो अब कुछ अदर पॉइंट आते हैं जो हमको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो एक्सेस टू वर्किंग पेपर की बात करें तो एक्सेस टू वर्किंग पेपर, आप वर्किंग पेपर का एक्सेस किसी को नहीं दे सकते, ठीक है, अदर देन क्लाइंट के अलावा किसी को नहीं दे सकते। अब अनलेस की दे सकते हो अगर क्लाइंट ने ही परमिट कर दिया है या जब लॉ की नीड हो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज क्लाइंट के अलावा किसी को नहीं दे सकते। क्लाइंट को दे सकते हो, क्लाइंट के अलावा किसी को नहीं। तो इसलिए एक्सेस टू वर्किंग पेपर क्लाइंट के अलावा किसी को नहीं दे सकते, बस जब क्लाइंट बोले या लॉ बोले तो आपको देना पड़ेगा। तो वैसे तो नहीं दे सकते, इसलिए मिसकंडक्ट है। ऐसे 200 भी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। फिर SQC 1 भी आता है वो भी, और ऐसे 230 भी जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है, ठीक है। तो देखो SQC 1 जो है क्या बोलता है कि जो ऑडिट के डॉक्यूमेंट होते हैं ना वो ऑडिट की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वर्किंग पेपर जो होते हैं वो ऑडिट की प्रॉपर्टी, ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। तो वो अपने डिस्क्रिप्शन पे क्या बोला है कि वो खुद के डिस्क्रिप्शन पे, एक ऑडिटर वो खुद के डिस्क्रिप्शन पे पोर्शन और एक्सट्रैक्ट अवेलेबल करवा सकता है क्लाइंट को, ठीक है। और वो तभी दे सकता है जब उसका जो है डिस्क्लोजर उसके वर्क को अंडरमाइन नहीं करे, इट डज नॉट अंडरमाइन दी वैलिडिटी ऑफ वर्क, तो वो अपने डिस्क्रिप्शन पे दे सकते हैं। परहैप्स अगर वो जो है अंडरमाइन नहीं करे वैलिडिटी ऑफ वर्क को, तो इसलिए वो क्लाइंट को दे सकता है, दे भाई कोई दिक्कत नहीं। तो पहले क्या बोल रहा है SQC 1 कि भाई तू दे सकता है, पर वही है कि अपने डिस्क्रिप्शन पे देना, क्योंकि तेरी प्रॉपर्टी अपने डिस्क्रिप्शन पे दे, और प्रोवाइडेड कि जो है आपकी वैलिडिटी अंडरमाइन नहीं हो, इंडिपेंडेंस से अफेक्ट नहीं हो, ठीक है। दूसरा है कि ऐसे 230 ये बोलता है कि जो ऑडिटर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में भी काम आते हैं, और वो एडिशनल पर्पस जो है वो सारे सर्व कर लेते हैं, जैसे इंस्पेक्शन ये सब। फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ठीक है। और फिर जो है एक ये भी है कि जब आप बोलते हो कि एक डिफ़िकल्टी है या टाइम कम पड़ा या कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो ऐसे केस में आप ऑडिट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैटर ऑफ डिफ़िकल्टी, टाइम, कॉस्ट, ये सब जो है ये कोई वैलिड बेसिस नहीं होता, ठीक है, टू ओमिट ऑडिट प्रोसीजर, कि कोई सा ऑडिट प्रोसीजर आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, और उस ऑडिट प्रोसीजर आप नहीं कर रहे हो, और उस ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर रहे हो पर उसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, एक ऑडिट प्रोसीजर है आप नहीं कर रहे हो, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करो। पर अगर आप अल्टरनेट प्रोसीजर भी उसका अगर अवेलेबल नहीं है और वो ऑडिट प्रोसीजर करना चाहिए, तो वो डिफ़िकल्टी, टाइम और कॉस्ट के बेसिस पे आप मना नहीं कर सकते। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई मैटर ऑफ डिफ़िकल्टी, टाइम, कॉस्ट, ये कोई वैलिड बेसिस नहीं है कि आप किसी ऑडिट प्रोसीजर को ही ओमिट कर दो, ठीक है, या किसी ऑडिट प्रोसीजर को ही ओमिट कर दो जबकि वो ऑडिट प्रोसीजर ज़रूरी है, पर तुमने उसको ओमिट कर दिया। उस ऑडिट प्रोसीजर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो करना ही पड़ेगा, वो तुमने ओमिट कर दिया क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि मैटर ऑफ डिफ़िकल्टी, टाइमिंग एंड कॉस्ट है, तो भाई ये नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ कि कोई ऑडिट प्रोसीजर पे आप लेस देन परसुएसिव एविडेंस पे जो है कि ये कोई वैलिड बेसिस नहीं है कि अगर आप सेटिस्फाई हो गए, किस पे सेटिस्फाई हो गए, लेस देन परसुएसिव एविडेंस पे, ठीक है, कि कोई ऑडिट प्रोसीजर है जिसमें डिफ़िकल्टी, टाइमिंग एंड एक्सटेंट या कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो आपने क्या करा कि आप ये बोल रहे हो कि मैं लेस देन परसुएसिव एविडेंस पे सेटिस्फाई हो जाता हूँ, तो नहीं, आपको परसुएसिव एविडेंस तो लेने पड़ेंगे। तो ओमिट करना भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और लेस देन परसुएसिव एविडेंस पे सेटल होना भी कोई ऑप्शन नहीं है, सेटिस्फाई होना भी कोई ऑप्शन नहीं है।
फिर एक क्वेश्चन था जो था ऑडिट प्लान के ऊपर। तो बनती बात है जो ऑडिट प्लान के ऊपर जो क्वेश्चन है वो ऑडिट प्लान पे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो हमको ऐसे जब 300 पढ़ेंगे तो 300 करके जो है हम पर्टिकुलर ऑडिट प्लान के क्वेश्चन को समझेंगे, राइट। और प्लानिंग पे ही ये पूरा क्वेश्चन था। और प्लानिंग के बाद डॉक्यूमेंट आया था, डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्लानिंग आया था, ये सब। हाँ, अब पॉइंट आता है ऑडिट रिस्क का। तो ऑडिट रिस्क तो अभी हमने ये समझा था, इससे पहले ऑडिट रिस्क समझा था। वो क्या था कि एक रिस्क ऑफ प्रोवाइडिंग इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मटेरियली मिसस्टेटेड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मटेरियली गड़बड़ है और आप इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहे हो तो ये एक ऑडिट रिस्क है। फिर अपन ने ये पढ़ा था कि वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड जो है डिटेक्शन रिस्क का फंक्शन होता है। तो अपन ये देख लेते हैं कि ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्शन रिस्क का फंक्शन होता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक तो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, और असर्शन लेवल पे तो ये होगा तल, पर कंपोनेंट की बात करें तो उसमें इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क होता है। तो ये तो हमने समझ लिया था, ठीक है। और रही बात है रिस्क की, तो यही था कि ऑडिटर जो है इशू करे इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटेरियली मिसस्टेटेड हो। फिर हमने यही पढ़ा था कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है और मैं ओपिनियन गलत दे रहा हूँ तो वो ऑडिट रिस्क में कवर नहीं है। कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है और ऑडिटर जो है इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है तो वो ऑडिट रिस्क में नहीं माना। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट करप्ट है और मैं उसको बता रहा हूँ सही या इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा हूँ तो वो ऑडिट रिस्क है, ठीक है। तो इसके उल्टे पर नहीं है ऑडिट रिस्क। एक अपन ने पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशन, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशन में जिसमें हमने ये भी समझा था कि जो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते वो हमने नेचर ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़े थे। ये मैं बात कर रहा हूँ इनहेरेंट रिस्क की। तो इनहेरेंट रिस्क क्या है कि जो रिस्क है ही इनहेरेंट है और एक कंट्रोल रिस्क है, ठीक है। अब देखो इनहेरेंट रिस्क का मतलब ये है कि बिफोर कंसिडरिंग कंट्रोल लगाने से पहले ही, कि कंट्रोल की तो ज़रूरत ही नहीं है, कंट्रोल लगाने से पहले ही जो रिस्क पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो इट्स अ ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन। तो असर्शन में तो वही अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन टुवर्ड मिसस्टेटमेंट जो इधर इंडिविजुअली या एग्रीगेट, मतलब कि एक ससेप्टिबिलिटी है मिसस्टेटमेंट ऑफ असर्शन टुवर्ड्स ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन टुवर्ड्स मिस स्टेटमेंट विच इधर इंडिविजुअली और एग्रीगेट, वो मटेरियल हो जाता है कि मिस स्टेटमेंट जो इंडिविजुअली या एग्रीगेटली बिकम मटेरियल मिस स्टेटमेंट बिफोर कंसिडरिंग कंट्रोल। तो अपन पहले तो ये बोल दो कि रिस्क बिफोर कंसिडरिंग कंट्रोल को कंसिडर करने के पहले की रिस्क है। क्योंकि कंट्रोल रिस्क ये होता है कि कंट्रोल लगा लिया, कंट्रोल लगाने के बाद भी कंट्रोल्स नहीं रिस्क नहीं पकड़ पाने की रिस्क होती है। तो कंट्रोल रिस्क मतलब कि कंट्रोल लगाने के बाद भी रिस्क नहीं पकड़ पाने की रिस्क, तो एक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाने की रिस्क। सब कंट्रोल लगा कर भी कंट्रोल नहीं कर पाने की रिस्क होती है। और ये होता है कि कंट्रोल के पहले की रिस्क, ठीक है, कि ये एक रिस्क है, ये ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन है, ठीक है, टुवर्ड्स मिस स्टेटमेंट जो इंडिविजुअली भी मटेरियल हो सकता है और या कलेक्टिवली भी मटेरियल हो सकता है। तो जो भी है ये ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन है। फिर कंट्रोल रिस्क है वो क्या बोल रहा है कि चांस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो चांस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल। इनहेरेंट रिस्क होता है बिफोर कंसिडरिंग कंट्रोल, कंट्रोल के पहले। ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन, ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन टुवर्ड मिस स्टेटमेंट जो मटेरियल हो सकता है इंडिविजुअली या कलेक्टिवली। फिर अपन ने बोला कंट्रोल लगाने के बाद की रिस्क है कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल। फिर अपन ये पढ़ा था कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट में अपन इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं और कंट्रोल रिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, राइट। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्शन रिस्क से मल्टीप्लाई करें तो एक तरीके से वो ऑडिट रिस्क हो जाता है, ठीक है। तो देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर इनहेरेंट रिस्क 40% है, ठीक है, तो समझो इनहेरेंट रिस्क 40% है। अब तो इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है, तो इनहेरेंट रिस्क 40% है। फिर होता है कि कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो कंट्रोल नहीं कर सकते वो होता है हमारा जो है कंट्रोल रिस्क, ठीक है। तो 40% मल्टीप्लाई करो 25% से तो 10% हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। फिर वही बात है कि डिटेक्शन रिस्क से मल्टीप्लाई करो तो हमारा ऑडिट रिस्क आ जाएगा, ठीक है। तब देखो वही है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। अब 60% चांसेस है डिटेक्ट करने के, तो 40% डिटेक्शन रिस्क है। तो 10% को 40% से मल्टीप्लाई किया तो ऑडिट रिस्क हमारी 4% आई। तो समझ रहे हो, इनहेरेंट रिस्क, फिर 25% का रिस्क कंट्रोल का है, तो ये मल्टीप्लाई किया तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट 10% आया। फिर जो है डिटेक्शन नहीं कर पाने का रिस्क 40%, तो उससे मल्टीप्लाई किया 10 को 40% से, तो ऑडिट रिस्क हमारा 4% आया। तो चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल
और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल। फिर क्या बोल रहे हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रिमेन अनडिटेक्टेड आफ्टर अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर। ये कंट्रोल की बात नहीं कर रहा है, ये ऑडिट प्रोसीजर की बात कर रहा है कि ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी रिस्क है, कंट्रोल के बाद भी रिस्क है, कंट्रोल रिस्क, ऑडिट प्रोसीजर के बाद भी रिस्क है, तो वो डिटेक्शन रिस्क, राइट। तो वो इधर पॉइंट था कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो इनहेरेंट रिस्क, ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनहेरेंट रिस्क जितना भी है कंट्रोल लगा के कंट्रोल से रिस्क कम हो जाएगी। पर जब कंट्रोल रिस्क भी 25% है तो टोटल मिल के जो है इनहेरेंट और कंट्रोल से मिला के रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 10% हुआ। उसमें भी फिर जो है आप डिटेक्शन रिस्क उसको भी डिटेक्ट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि 10% रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, डिटेक्ट करा तो अच्छी बात है। तो डिटेक्ट नहीं कर पाने की रिस्क जो कि 40% है, तो 10 को 40% से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे केस में ऑडिट रिस्क 4% आया, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है कंट्रोल करके। वो तो हमको दिख ही रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो रिड्यूस तो हो जाता है, ठीक है। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी अगर रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ऑडिट रिस्क भी कम हो जाएगी अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को मैंने पकड़ लिया। तो 60% चांसेस थे पकड़ने के, 40% नहीं चांस से नहीं पकड़ पाने के, इसलिए इसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क का मतलब होता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज इवन आफ्टर अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर। कि डिटेक्शन रिस्क है तो ऐसे करते हुए ऑडिट रिस्क हमारी 4% है। तो इस तरीके से हमने जो है ये समझा। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे क्वेश्चन आया है और वो तो मैंने लिखा ही था। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन आया था तो वो भी मैं लिख देता हूँ। एक पर्टिकुलर ये 2 क्वेश्चन थे, राइट।